बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक इज़ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है ये डिवाइस इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकें पैसेज ऑफ करंट को थ्रू द सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस जहाँ पर हम डिटेक्शन ऑफ करंट को यूज़ करते हैं और ये जिस प्रिंसिपल पे बेस करता है उसको हमने अब से प्रीवियस टॉपिक पे पढ़ा था, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। जब भी हम करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो दैट टॉर्क इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव किया था, NIBA cos अल्फा से। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। नाउ लेट अस डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर. Galvanometer consists of these 6 parts. Number 1 is the external permanent magnet, जिसको हम नॉर्थ और साउथ भी कहते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी हॉर्स शू मैगनेट। ये हॉर्स शू शेप का बना होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी यू शेप मैगनेट। लाइकवाइज कुछ डिटेल से इसकी पिक्चर एक रफ सी कैसे ड्रॉ की हुई। इट इज़ अ यू शेप मैगनेट और इसको इट्स ऑल्सो कॉल्ड दी हॉर्स शू शेप भी कहा जाता है, यू शेप भी कहा जाता है। सो दिस इज़ दी नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं इसके अंदर। और ये जो आपको नॉर्थ और साउथ पोल हैं ये कुछ कर्व्ड नज़र आएंगे ताकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली जो है वो फोकस कर सके। जो इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर शेप में कॉइल प्लेस किया होता है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉइल प्लेस किया होता है। जो कॉइल है उसके अंदर जो सिलेंडर होता है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसके ऊपर फोकस कर सकें। सो जो इसकी इनसाइड होती हैं, जो इसकी इनसाइड आप कह सकते हैं कि जो एजेस होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, कनकेव शेप के होते हैं, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हम उसको एनहांस कर सकें, इसको कंसंट्रेट कर सकें सेंटर में। सो सबसे पहले तो हमने यही बताया कि वी हैव अ हॉर्स शू मैगनेट, यू शेप मैगनेट, एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द रेक्टेंगुलर कॉयल। रेक्टेंगुलर कॉयल जो है वो बेसिकली कॉपर वायर होती है और ये बाउंड हुई होती है, एनेमल्ड होती है। सबसे पहले तो एनेमल्ड कॉपर वायर होती है और सस्पेंडेड होती है बिटवीन द पोल्स ऑफ द यू शेप मैगनेट। ठीक है जी। सो रेक्टेंगुलर कॉयल ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है रेड शेप में। दिस इज़ दी रेक्टेंगुलर कॉयल और ये रेक्टेंगुलर कॉयल बेसिकली जो एनामल्ड कॉपर है इसके अंदर इसको हमने इसके ऊपर वाउंड किया हुआ है। इस पूरी इस शेप में आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉयल है, इसके ऊपर हमने कॉपर वायर को इस तरह से वाउंड किया हुआ है, ऐसे इस फॉर्म में। सो दिस इज़ कॉल्ड दी एनामल्ड कॉपर वायर सस्पेंडेड बिटवीन दी, ये सस्पेंशन हुई है सस्पेंडेड बिटवीन दी टू मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान, जो नॉर्थ एंड साउथ के दरमियान हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है। नेक्स्ट टू इट इज़ दी जो एल्यूमिनियम फ्रेम है। बेसिकली जो ये रेक्टेंगुलर कॉयल है ये हमने एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का जो फ्रेम होता है, वायर को हमने इस रेक्टेंगल को, जो ये कॉपर वायर है, इसके ऊपर हमने एल्यूमिनियम जो फ्रेम है उसके ऊपर ये कॉपर वायर को हमने बाउंड किया होता है। यानी कहने का मकसद ये है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कॉपर वायर जो हमने अभी इसके ऊपर जो जिस फ्रेम के ऊपर हमने इसको बाउंड किया है, वो जो फ्रेम है यहाँ पर इनसाइड इसके, ये जो फ्रेम है इट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ये किसका बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम का बना हुआ है। सो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, हम इसको प्लेस करते हैं यहाँ पर, जिसके ऊपर हमने कॉपर वायर को क्या किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है। नेक्स्ट टू इट इज़ सस्पेंशन वायर, जिसको हमने F का नाम दिया है। ये जो सस्पेंशन वायर है इट इज़ कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द कॉयल एक्टिंग एज वन करंट लीड। ये जो आपको ये साइड नज़र आ रही है, दिस वन, यहाँ से करंट लीड इन यानी अंदर की तरफ एंटर होता है और इस कॉयल से होता हुआ दूसरे एंड से बाहर निकल जाता है। सो ये जो वायर है इसको हम सस्पेंशन वायर F कह रहे हैं और ये कनेक्टेड होती है वन टर्मिनल ऑफ द कॉयल और एक्ट करती है कि इसमें से करंट पास इन हो रहा है। और ये जो जिस चीज़ की बनी होती है इट इज़ मेड अप ऑफ एलॉय। ये एलॉय की मिल की बनी हुई है, इसमें कॉपर होता है, टिन होता है और फॉस्फर होता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फॉस्फर
ब्रॉन्ज रिबन। ये अलॉय होता है कॉपर, टिन और फॉस्फोरस का। इसमें आप कह सकते हैं 3 कॉपर होता है और 3.5 जो है 10% ऑफ कॉपर होता है एंड 1% ऑफ फॉस्फोरस में होता है मौजूद, ठीक है। और यानी 3.5 का 10% ऑफ द टिन होता है एंड फॉस्फोरस इज 1%। एंड नेक्स्ट टू इट इज़ द लूजली बाउंड स्पायरल ई। लूजली बाउंड स्पायरल ई, ये क्या होता है? ये जो आपको नीचे की तरफ एंड नज़र आता है, ये आपको लूजली बाउंड स्पायरल ई होता है। इट एक्ट्स एज द सेकंड जो है वो करंट लीड होता है। यहाँ से करंट इन होता है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल से होता हुआ वापस जब बाहर निकलता है तो वो इस लूजली बाउंड स्पायरल शेप से होता हुआ इसके दूसरे एंड पर यहाँ से बाहर निकलता है करंट। तो एक एंड करंट लीड इन करता है, दूसरा करंट लीड आउट करता है। नेक्स्ट टू इट इज़ द आयरन सिलेंडर। ये आयरन सिलेंडर को हमने डी का नाम दिया। ये सेंट्रल पार्ट होता है और हमने बेसिकली जो फ्रेम को भी डिस्कस किया है, जिसको हमने रेक्टेंगुलर कॉइल बताया है, और उस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल बताया, और वो फ्रेम जिसमें हमने बात की एल्युमिनियम का फ्रेम के ऊपर ही रेक्टेंगुलर शेप में हमने कॉपर जो है वो वायर को बाउंड किया हुआ है। तो उस जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम है ये आपको इस तरह का नज़र आ रहा है। इसके अंदर हमने बेसिकली आयरन का एक सिलेंडर को इसके अंदर प्लेस कर रखा है। इनसाइड दिस कॉइल वी प्लेस्ड द आयरन सिलेंडर। और आयरन सिलेंडर हम इसके दरमियान में क्यों रखते हैं? ताकि हम कंसंट्रेट कर सकें मैग्नेटिक फील्ड को, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकें। इसीलिए हमने आयरन सिलेंडर को इस फ्रेम के अंदर प्लेस किया है। तो बेसिकली यहाँ पर क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एयर के थ्रू भी पास कर सकती हैं, लेकिन जब हम इसके दरमियान में मीडियम रख देते हैं और वो भी आयरन का मटेरियल रखते हैं, तो आयरन मटेरियल बेसिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अब भी मैग्नेट बन जाता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आयरन जो है वो बिहेव करना शुरू करता है लाइक अ मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जब भी हमने इंक्रीज़ करना है, तो हम किसी भी आयरन को उठाकर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली इंक्रीज़ हो जाती है। एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आयरन प्लेस होता है तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी वो भी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से भी जनरेट होती है। तो टू कंसंट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वी प्लेस द आयरन सिलेंडर इनसाइड द कॉइल। ये हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं। अच्छा जी, दिस वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर वी हैव टू प्रूव, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। सो उसके लिए हम इसकी वर्किंग को जो है वो देखते हैं। हम कहते हैं कि जब भी करंट पास करता है इस कॉइल में से, तो ये हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि कपल प्रोड्यूस होता है। जब भी करंट पास करता है किसी भी कॉइल में से, और उस कॉइल को जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया होता है, तो ये कॉइल अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करता है? रोटेट करता है। और जो कपल प्रोड्यूस होता है हम उसको कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड द डिफ्लेक्टिंग कपल। तो यहाँ से हम इस चीज़ को इससे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ के आए हैं, और ये उसका प्रिंसिपल जो है यहाँ पर जो है वो यूज़ हो रहा है गैल्वेनोमीटर में। तो हम कहते हैं कि जब भी हम नॉर्थ और साउथ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से फ्लो करें, जब भी इस वायर में से करंट पास करेगा तो उसकी अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करेंगी तो ये कॉइल अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करेगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसको हम एक्सटर्नल टॉर्क भी कहते हैं। एंड दैट इज़ इक्वल टू टॉर्क इज़ इक्वल टू NIBA cos अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ 0 डिग्री, क्योंकि जो प्लेन ऑफ दी जो कॉइल है उसका एंगल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एंगल लाइकवाइज दिस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एंगल जो है वो आपस में जो है वो 0 डिग्री पे है। जैसे देखिए एरिया ऑफ दिस कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज़ 0 डिग्री।
सो जब हम ये वैल्यूज़ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वी गेट द टॉक इज़ इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू cos 0 डिग्री इज़ इक्वल टू 1, टॉक इज़ इक्वल टू NIBA, इट्स इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये तो हमने टॉक की बात की, जो डिफ्लेक्टिंग टॉक प्रोड्यूस हुआ कि जब भी हम करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो कॉइल रोटेट करेगा और टॉक प्रोड्यूस होगा। वो टॉक हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब भी टॉक प्रोड्यूस होगा किसी भी जो वायर है, किसी भी चीज़ में जब टॉक प्रोड्यूस होता है, जब वो अपनी जगह से रोटेट करता है तो उसने वापस भी जाना है अपनी जगह पर। लाइक हम ये बात करते हैं कि अगर पेंडुलम है और अगर हमने इसको ट्विस्ट दिया है तो ये वापस भी, जितना इसने ट्विस्ट लिया है, ये वापस अपनी जगह पर रीट्विस्ट होकर अपनी जगह पर वापस जाएगा। तो हम कहते हैं कि जब ये एक्सिस के गिर्द इसने रोटेट किया है और जब करंट यहाँ रोटेट किया है और एक पॉइंट पर जाकर इसने स्टॉप किया है, तो और स्टॉप करने के बाद जब हम कहते हैं कि करंट वहाँ से ख़त्म हो जाता है तो ये इट कम बैक्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और वो वापस अपनी जगह पर इसको लेकर आएगा जहाँ पर ये था। तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड द रिस्टोरिंग टॉर्क और दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द थीटा। यानी जितना डिफ्लेक्शन एंगल पे वो डिफ्लेक्ट किया होगा, फॉर एग्जांपल अगर वो 30 डिग्री पे डिफ्लेक्ट किया होगा तो वो वापस भी 30 डिग्री आएगा। अगर वो 60 डिग्री पे इसने रोटेट किया होगा तो वो वापस भी 60 डिग्री आएगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। सो यहाँ से हम लेंगे दिस टॉक इज़ इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट इज़ constant of proportionality and theta, and this C is constant of proportionality and C is that, इसको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं इस C को। this C is called the twisting constant, this C is called the torsional constant, this C is also called the galvanometer constant. So this C is the इसको हम torsional constant कहते हैं। What is this torsional constant? This is basically the torque per unit twist. This is torque per unit twist is called the torsional couple. ये इसकी डेफिनेशन कहलाएगी, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। अब हम एक ऐसा सिनेरियो लेते हैं, हम कहते हैं कि दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं और हमारी नीडल जो है वो स्टॉप कर गई है बिटवीन इट्स ज़ीरो वैल्यू एंड टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जो हमारी नीडल है, नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर दैट स्टॉप्स टू समवेयर ऑन द रीडिंग, शोइंग द रीडिंग ऑन द गैल्वेनोमीटर, हम कहते हैं उस वक्त अप्लाइड टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो हम इनकी वैल्यूज जब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, अप्लाइड टॉर्क फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड रिस्टोरिंग टॉर्क फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सो NIBA इज इक्वल टू C थीटा। यहाँ से अगर हमने, क्योंकि करंट की वैल्यू को निकालना है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आपने शो करना है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, सो आप आई को एक साइड पे रखेंगे, बाकी टर्म्स को एक साइड पे लेके आएंगे। तो और जो ये मैंने ब्रैकेट में टर्म लिखी है ये कांस्टेंट है, दिस C over BN इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो I इज इक्वल टू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहाँ से हमें ये बॉक्स वाली जो टर्म नज़र आ रही है ये शो करती है कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, हैंस वी प्रूव्ड। ये C क्या है, ये कांस्टेंट है, ये अभी हम पहले फाइंड आउट करके, दैट इज टॉर्शनल कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये ट्विस्ट कांस्टेंट जो है हमारे पास आया। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये भी कांस्टेंट है। जो हमने मैग्नेट वहाँ पर हॉर्सशू मैग्नेट प्लेस किया है उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहेगी। एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगुलर कॉइल वो भी कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स जो उस पे हैं वो भी कांस्टेंट रहेंगे। सो ये सारी टर्म जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। जो नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है जो यहीं से हम फाइंड आउट करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। हाउ कैन वी फाइंड द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है? तो सेंसिटिविटी क्या होती है कि एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट, दैट इज़ कॉल्ड द सेंसिटिविटी। और ये हम इक्वेशन नंबर 3 से फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम इस थीटा को डिवाइड कर देते हैं करंट के साथ, इस थीटा को करंट पे डिवाइड कर देते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, तो थीटा ओवर आई आएगा, दैट इज दिस थीटा ओवर आई इज कॉल्ड दी सेंसिटिविटी, दैट इज एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट इज कॉल्ड दी सेंसिटिविटी। और इसी इक्वेशन में जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये थीटा ओवर आई आ गया, और अगर ये टर्म उधर जाएगी तो ये NAB ओवर C हो जाएगी। सो BAN ओवर C। इस केस में जब हमने सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को इंक्रीज़ करना है तो उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, और टॉर्शनल कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा।
अब इनकी भी लिमिटेशंस हैं। हम बी को एक ख़ास वैल्यू तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम एरिया ऑफ दी कॉइल को भी एक ख़ास हद तक जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स को भी हम लिमिटेड इंक्रीज़ कर सकते हैं, और सी को भी हम एक ख़ास हद तक डिक्रीज़ यानी पतला बना सकते हैं, वरना अगर ज़्यादा वेट उसके ऊपर डालेंगे तो वो ब्रेकअप भी हो सकती है। तो सी जो है इन चारों को हम इस तरह से इंक्रीज़ करने और इसको वैल्यू को डिक्रीज़ करने से हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नाउ वी शुड नो व्हाट इज़ द डेड बीट गैल्वेनोमीटर। एक और टर्म है दैट इज़ द डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है? हम जब भी देखते हैं कि हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को जब भी करंट देते हैं तो यूजुअली कुछ गैल्वेनोमीटर्स में ऐसे होता है कि वो स्टेबल नहीं होता, इट्स नॉट स्टेबल, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब भी हम उनको करंट देते हैं तो वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है बहुत दफ़ा बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, और अगर हम वो कोई रीडिंग भी दे रहा होता है तो वो अपनी जगह पर ही जो है वो ऑसिलेट कर रहा होता है। सो ऐसे गैल्वेनोमीटर्स जो कि बहुत जल्दी जो है वो रेस्ट पर नहीं आते और उनमें से स्टिल कहीं ना कहीं करंट फ्लो करता रहता है, ठीक है, तो वो अनस्टेबल गैल्वेनोमीटर होते हैं। वो कौन से होते हैं? दैट इज़ कॉल्ड दी अनस्टेबल गैल्वेनोमीटर। और जो ऐसे गैल्वेनोमीटर्स के जिनमें से हम कहते हैं कि करंट पास करने के बाद वो एक ख़ास रीडिंग पे आके एकदम से स्टॉप हो जाते हैं, यानी क्विकली कम्स टू एट रेस्ट आफ्टर पासिंग थ्रू द करंट, सो ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी डेड बीट गैल्वेनोमीटर। दैट इज़ कॉल्ड दी डेड बीट गैल्वेनोमीटर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी स्टेबल गैल्वेनोमीटर। इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी स्टेबल गैल्वेनोमीटर। और अगेन अनस्टेबल इसके वाइस वर्सा होगा, ऐसा जो कि क्विकली रेस्ट पे नहीं आता और अपनी जगह पे ऑसिलेट करता रहता है, उसका पॉइंटर दैट इज़ कॉल्ड दी अनस्टेबल गैल्वेनोमीटर। ठीक हो गया? ओके जी। मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 इज़ द लैम्प स्केल अरेंजमेंट एंड द सेकंड वन इज़ द पाइवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। जो लैम्प स्केल अरेंजमेंट है ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड दी लैम्प स्केल अरेंजमेंट। यहाँ पर देखें आपके पास एक दिस इज़ कॉल्ड दी आपको एक क्लैम्पर नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो हमने इसके साथ क्या काम किया है कि हमने ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर लैंप जो है क्लैम्प किया हुआ है और एक मीटर रोड क्लैम्प किया हुआ है। इसके ऑपोजिट साइड पर हमने एक अरेंजमेंट ऐसा किया है कि हमने एक कॉइल को बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेस किया है। बीच में ये अपने एक्सेस के गेट जी हैंग कर रहा है, और नॉर्थ और साउथ जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने प्लेस की हुई, जिस तरह हमने प्रीवियसली अभी पढ़ा है कि हॉर्स शू मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है, और एक एंड ये आपको एक वायर नज़र आ रही है, यहाँ से करंट लीड इन कर रहा है, एंड दिस इज़ कॉल्ड दी मिरर। और मिरर से होता हुआ ये यहाँ से कॉइल प्लेस की हुई है। कॉइल के बाद ये हमारे पास स्पायरल शेप की वो स्पायरल शेप का जो है ये एक आउटपुट है, और इस यहाँ से होता हुआ करंट यहाँ पर बाहर की तरफ जा रहा है। सो यहाँ से करंट लीड इन करता हुआ इस कॉइल से होता हुआ, मिरर से होता हुआ, कॉइल से होता हुआ, स्पायरल शेप से होता हुआ इस साइड से करंट लीड आउट करेगा। और हमने देखा है कि अगर यहाँ से करंट पास नहीं कर रहा, व्हेन करंट इज़ ज़ीरो, तो यहाँ पर हमने टॉर्च जो है यहाँ पर जो है वो मिरर से होते हुए यहाँ पर मीटर रॉड पे फॉल करेगी। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में व्हेन करंट इज़ ज़ीरो, तो उस वक्त हमारा जो ये टॉर्च है ये हमने इस तरह से इसकी सेटिंग की होगी कि ये इस वक्त मीटर रोड पे हमें 0 मीटर्स शो कर रही होगी। क्या शो कर रही होगी? 0 मीटर्स। फिर जब इसमें से करंट पास करेगा तो इस कॉइल में से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इस कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से ये यहाँ पर रोटेट करेगा अपने ही एक्सेस को। जब ये रोटेट करेगा तो ये जो रिफ्लेक्शन है और इसका स्पॉट जो रोड पे है ये इस मीटर रोड पे मूव करता हुआ कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट कि जो एंगल है दैट इज़ हम यहाँ पर कहेंगे कि जो स्केल पे जो स्पॉट मूव कर रहा है उसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू दी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जितना भी उसने वहाँ पर क्या होगा मूव किया होगा। सो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा।
स्पॉटलाइट जब भी स्केल पे मूव करेगी दैट इज़ प्रोपोर्शनल, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ पर, यानी जो लाइट जो है यहाँ जितना डिस्प्लेसमेंट शो करेगी दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। और यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ एंगल। हमने ये पढ़ा है दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, सो आर इज़ द कांस्टेंट, एंड यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय द रेशियो ऑफ एस ओवर आर से। So this is the called the Lemp scale arrangement, and the second one is called the pivoted type galvanometer. ये pivoted type galvanometer जो है ये यूजली हम लैब में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कॉइल है, जो कॉइल है वो पाइवटेड होती है बिटवीन द टू जूल्ड बेयरिंग्स। ये जो कॉइल है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली जो सेंटर में पोर्शन होता है ये हमारा कॉइल है। ये कॉइल जहाँ से करंट लीड इन होना है और एक जगह से लीड आउट होना है। ये जो हमारी ये अपनी एक्सेस के गेट जो है हमने यहाँ पर एक एंड पे यहाँ पर फिक्स की होती है, ठीक है जी, ये अपने एंड पे फिक्स की हुई है। तो बिटवीन द टू जूल्ड बेयरिंग्स यहाँ पर इसको एक एंड पे हमने इसको फिक्स किया हुआ है बिटवीन विद द हेल्प ऑफ द जूल्ड बेयरिंग। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस होता है बाय द टू हेयर स्प्रिंग्स, ये हेयर स्प्रिंग्स हैं और इनकी मदद से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एक तरफ से एक अपर स्प्रिंग से करंट इन होगा और लोअर स्प्रिंग से करंट लीड आउट होगा, तो इसको हम हेयर स्प्रिंग्स भी यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर एक जो है अपर हेयर स्प्रिंग है, यहाँ से फॉर एग्जांपल करंट लीड इन कर रहा है, तो लोअर स्प्रिंग है यहाँ से करंट लीड आउट कर रहा है। और इसके ऊपर हमने एक ये रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये हमने एक एल्यूमिनियम का यहाँ पर पॉइंटर लगाया होता है, और ये आपको स्केल नज़र आ रहा है। हॉर्स शू मैग्नेट के दरमियान हमने ये सारा अरेंजमेंट किया, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। ये हॉर्स शू मैग्नेट है और इसके दरमियान में हमने वो कॉइल रखी हुई है। कॉइल के एक एंड पे हमने थ्रू द हेयर स्प्रिंग करंट को लीड इन करवाना है और दूसरे एंड से हमने लीड आउट करवाना है। और इसी हम कह सकते हैं कि ये जो आपको जहाँ से करंट लीड इन और लीड आउट हो रहा है, इसी के ऊपर हमने फिक्स की हुई है एक नीडल, और नीडल का पॉइंटर जो है ये स्केल के ऊपर मूव करेगा। और जैसे ही इसमें से करंट लीड इन होता है और ये नॉर्थ और साउथ के दरमियान कॉइल प्लेस्ड है, तो ये जो हमारी ट्विस्ट आएगा इसके अंदर, अगेन जो हम टॉर्क को भी डिस्कस करके हैं कि टॉर्क जो है इसमें प्रोड्यूस होगा करंट कैरिंग कॉइल में, और वो करंट कैरिंग कॉइल प्लेस किया हुआ है बिटवीन द मैग्नेट्स। तो ये पॉइंटर अपनी जगह से क्या करेगा, अपनी जगह से आगे की तरफ मूव करेगा और स्केल पे रीडिंग को हम ईजिली मेजर कर सकते हैं। इस टाइप को गैल्वेनोमीटर को हम पाइवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर को ऑल्सो नोन एज द वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है, और यूजली यही गैल्वेनोमीटर हम लैब में यूज़ करते हैं। थैंक यू।